Good morning, everyone. गुड Good morning. मॉर्निंग सर। Good morning. सारे अटेंडेंस लगा दो जल्दी से फटाक से। कैमरा ऑन करो सारे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। अभी क्या चल रहा है तुम लोग का टॉपिक? ITR 2 ना? यस उससे पहले बहुत दिन पहले हुआ था ITR 1। हाँ जी, 2 दिन पहले। बहुत दिन पहले ही सर ITR 1 हुआ था। हाँ तो इससे ITR पहले वो पढ़ाया था सर रंजन पाठक सर। हाँ तो ITR 2 स्टार्ट करना है ना? यस सर। ITR 1 का अभी बाकी है वो सर, बहुत कम ITR पढ़ा है। ITR 1 में मतलब सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ था ITR 1 अभी। एक मिनट। जनवरी फरवरी बैच वाले जो रंजन सर से कर रहे हैं उनकी तो ITR 3 तक हो चुकी है ना? जैन सर फेब नहीं बैच। सर, हम लोग को यस सर, ITR 3 तक उनकी हो चुकी है सर। फाइलिंग नहीं बताया सर, सिर्फ थ्योरी बताया। हाँ मतलब मैं बताया थ्योरी की ITR बात 3 कर रहा हूँ। बाकी जो हिमांशु सर ले रहे हैं वो ITR 1 तक ही हुई है, यस सर। है ना? यस सर। हाँ तो अभी हम ITR 2 के बारे में थोड़ी मिनट डिस्कशन करते हैं, फिर सर ज्वाइन करेंगे और सर आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर। ITR फॉर्म होता है वो बेसिक, जो उसका बेस होता है वो होता है इंडिविजुअल HUF के लिए। उनका क्या होता है, जो अदर इनकम रिसीव करते हैं या फिर जो प्रॉफिट और गेन जो होता है फ्रॉम द बिजनेस इनकम, मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से जो पैसे आते हैं और अदर इनकम से जो पैसे आते हैं उसको हम ITR 2 में फाइल करते हैं, ठीक है? आपका इंडिविजुअल का जो इनकम होना चाहिए ITR 2 में फाइल करने के लिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, किसी को कुछ पता है? क्या कोई बताएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है 2 के लिए सर। ITR 2 के लिए? हाँ जी, ITR 2 के लिए। सर सैलरी हाउस प्रॉपर्टी होता है और कैपिटल गेन होता है और अदर सोर्सेस होता है। और टू में तो सर यही होता है सर ITR सर 2। इसमें नॉन रेसिडेंट भी भर सकते हैं। जी, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी और पेंशन का जो इनकम होता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में जाता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है वो एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनकम कैन नॉट बी मोर देन फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है? इनकम Yes, फ्रॉम sir. कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस जो इन्वेस्टमेंट से होती है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों हम दिखा सकते हैं, ठीक है? फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या आता है, डिविडेंड रिसीव हुआ, ठीक है, या फिर विनिंग ऑफ लॉटरी, बेट्स, हॉर्स रेसेस जानते हो? यस सर। यस सर। वो बड़े लोग वाला बेटिंग, जाके लोग बैठते हैं और वो घोड़े दौड़ते हैं, उन पे पैसे लगाए जाते हैं, ठीक है? तो हॉर्स रेसेस क्या होता है, उस पे ना विनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस जो होता है उस पे हम TDS भी डिडक्ट करते हैं 194BB में, ठीक है? 194BB में TDS भी डिडक्ट होता है 30,000 के ऊपर जब जाता है तो, ठीक है? तो वो मिनिमम बेसिक लिमिट होती है, ठीक है? रेसिडेंट को फॉरेन इनकम भी अगर मिला है उस पे उसने फॉरेन टैक्स क्रेडिट अगर क्लेम किया है तो वो इनकम भी उसकी टैक्सेबल हो जाती है, ठीक है? एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 से ऊपर है अगर तो ITR 2 फाइल करना होता है। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों फाइल कर सकता है, ठीक है? बेसिक अभी जो होता है वो इतना ही होता है, ठीक है? उसके अलावा अगर आप ITR 2 की बात करो, अभी का जो स्लैब रेट चल रहा है और जो पिछला ओल्ड टैक्स रिजीम था, जो दोनों टैक्स रिजीम थे, उसका मेन डिफरेंस क्या है? सर ओल्ड टैक्स रिजिम का स्लैब रेट अलग है, न्यू टैक्स रिजिम का स्लैब रेट अलग है, और उसमें 80C से 80U तक ये मिलता है सर डिडक्शन ओल्ड रिजिम में। बट ये न्यूज रिजिम में कोई डिडक्शन मिलता नहीं है वैसे। और टैक्स रिबेट सर ओल्ड रिजिम में 12,500 तक का है और न्यू रिजिम में एट द 25,000 तक का है। ठीक है, तो मुझे एक ये बात सर बताओ। हाँ बोलो, कौन ओल्ड में बोलो? सर 2.5 लाख का होता है सर, और सुपर सीनियर सिटीजन में सर 5 लाख का, और सुपर सीनियर सिटीजन में सर 3 लाख तक होता है सर ओल्ड में सर। ठीक है, मतलब वहां तक टैक्स मिल जाता है।
यस सर। और न्यू रिजिम में वो 3 लाख तक नील रहता है, ठीक 7 है। लाख है नहीं सर, न्यू में सर 7 लाख है सर, कोई टैक्स नहीं लगता है सर। स्लैब रेट 3 भाई लाख स्लैब रेट की बात करो, 3 लाख तक नील रहता है, फिर 3 लाख पे 5% लगता यस है। सर, यस सर, यस सर, स्लैब रेट यही की याद है बात, सर। 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं देना होता है, वो बात अलग है। लेकिन वो स्लैब रिबेट रेट में चला आपकी जाता है। 3 लाख तक नील रहती है। जो ओल्ड में यस क्या सर। था कि अगर आप नॉर्मल सिटीजन हो, मतलब नॉर्मल सिटीजन मतलब सीनियर सिटीजन नहीं हो, 60 से नीचे वाले हो, तो 2.5 लाख तक की इनकम पे नील होता था। बट इधर क्या हो गया है कि अब इसमें फायदा क्या हुआ है ना, कैलकुलेशन इजी हो गई है। जो मैं हम मैनुअली जब कैलकुलेशन करते थे, जो टैक्स का कैलकुलेशन मैनुअली करते थे, उसमें क्या होता था कि पहले हमें सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन में ही ध्यान देना पड़ता था कि अगर 60 के ऊपर गया तो 3 लाख, और अगर 60 के नीचे तो 2.5 लाख। लेकिन ये करने से क्या हुआ कि अब 80 तक हमें कोई टेंशन नहीं है, 3 लाख की डिडक्शन तो सबको मिल रही है, मतलब 3 लाख तक का निल तो सबके लिए, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई है। बाकी 3 3 3 3 के 4 है, 5 10 15 20, ठीक है। और फिर बाकी रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पे 30। तो मुझे एक बात बताओ, अभी अगर तुम्हें कैलकुलेशन बोली जाए तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन से वाले से, एक रैंडम फिगर बताओ कि किससे तुम्हें टैक्स कम पे करना पड़ेगा, ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम? ओल्ड वाला में अगर सर बेनिफिट मिलता है सर, एक ओल्ड में सर। एक एक करके। 2.5 लाख से अगर ज्यादा है तो फिर हमारा न्यू रिजिम में ज्यादा टैक्स नहीं कटता है। तो डिपेंड करता है कि अगर उनके पास कोई LIC वगैरह या फिर कोई इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो ओल्ड टैक्स में हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो हम न्यू टैक्स स्लैब में करेंगे। अप्रोप्रिएट आंसर तो यही कि डिपेंड करता है। हम ऐसे रैंडम कैलकुलेशन बता ही नहीं सकते, क्योंकि कैलकुलेशन अभी जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम 2 बेसिस पे करते हैं, एज पर ओल्ड और एज पर न्यू। लेकिन आने वाले इस साल से हमें न्यू पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड भी हट चुका है, ठीक है। वो जो आपके पास ऑप्शन थी वो पिछले साल तक थी, अब ऑप्शन वो भी नहीं रह जाएगी, ठीक है, अपकमिंग ईयर में। तो सॉरी, तो द थिंग इज कि आपका जो टैक्स रेट है वो बहुत ही लीनियंट वे में बनाया गया है। अच्छा, डिडक्शन हटाने के पीछे का पर्पस क्या है, कोई सोच के बताएगा? न्यू रिजिम में डिडक्शन हटाने का पर्पस क्या था? सर उसमें बहुत सारे फेक डिडक्शन भी आ सकते हैं। और भाई उज्जवल, एक बार आप प्लीज टाइप कर दो, समझ नहीं आया क्या बोला आपने, प्लीज टाइप कर दो आप। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहता है? इतनी सन्नाटा क्यों है भाई? देखो सर डिडक्शन का डिडक्शन क्या हो, कैलकुलेशन करने में भी डिडक्शन प्रॉब्लम होता है। देखो होता क्या था मैं बताता हूँ। अगर किसी की 9, मान लो 9.5 लाख की इनकम है, सैलरी इनकम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर वो ओल्ड में है, तो ओल्ड में 5 लाख तक ही लाना होता है उसको इनकम घटा के। अगर 5 लाख तक का वो इनकम ले आया तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। यस सर। नॉर्मल बेसिक बताता हूँ, एक रैंडम बात, सिर्फ डिडक्शन डिडक्शन का खेल देखो। 9.5 लाख की फिगर है, 50 है स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी का, फिगर कितनी हो गई? 9 लाख। 1.5 लाख 80C, फिगर कितनी हो गई? 7.5 लाख। 7.5 लाख। इसमें एनपीएस में अगर तुमने पैसा डाल रखा है 50,000 और घटा दो, ठीक। अगर तुम एक हाउस प्रॉपर्टी लिए हुए हो और उस पर कोई लोन ले रखा है, 2 लाख रुपए वो माइनस कर दो, पहुंच गया 5 लाख। और 5 लाख के बाद कोई इनकम ही नहीं है। तो होता क्या था कि लोग ऐसे खेल खेल के ना बहुत सारे डिडक्शन के बेसिस पे अपनी इनकम को कम करते जाते थे। लेकिन सरकार ने अगर तुम्हें डिडक्शन हटाया तो ऐसा नहीं किया कि तुम्हारी इनकम बढ़ा दी। अगर तुम एक बात समझो कि जहां तुम्हारे 10 लाख तक की इनकम पे पुराने स्लैब रेट से 1,12,000 का टैक्स लगता था, ये समझ में आया मैंने कैसे बोला? 1,12,500, जी सर स्लैब रेट पे 2.5 लाख यस सर, पांच सेम। परसेंट 12,500, बाकी 5 वो लाख का तो 20%। लगा 5% काटे हैं सर। अब अगर तुम 9 लाख तक पे जाओ ना, तो 3 लाख पे तो कुछ नहीं, 3 लाख कितना हुआ? 15,000।
15,000 1 लाख पे 10% कितना हुआ? 30,000। और 1 लाख पे कितना? 15% कितना हुआ? 15% सर। 15,000। कितना हुआ? यस सर। 15 15 30 60, मतलब तुम्हारे 10 लाख की इनकम पे 60,000 का टैक्स लग रहा है एज पर न्यू रिसीट। तो अगर उधर से उसने डिडक्शन खाया तो इधर उसने तुम्हारी टैक्स रेट कम कर दी। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर मैनुअल कैलकुलेशन के हिसाब से हम जाएं तो बहुत कुछ समझ में आता है कि हमें ये चीज कैसे बेनिफिट दे रही है। ठीक है। चलो आइडिया 2 पे हम थोड़ा सा वापस आते हैं कि आइडिया 2 में और क्या हो सकता है। आइडिया 2 की जो बेसिक क्राइटेरियाज होती हैं वो क्या होती है बताओ? जिन्होंने क्लास कर रखा है रंजन सर से वो तो बता सकते हैं। तो सैलरी यस सर, बेसिक क्या बताना है सर? बेसिक क्राइटेरिया क्या है, मतलब आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में डिफरेंस क्या है? सर आईटीआर 1 में हम ओनली सैलरी का दे सकते हैं, आईटीआर 2 में सर ITR अदर 1 में सर इनकम सैलरी का और और हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज का हो सकता है सर। और 2 में सर सैलरी का, अदर सोर्सेज का और हाउस प्रॉपर्टी का सर ले सकते हैं, कैपिटल गेन का सर। और यही अंतर है आईटीआर सर। 2 में नॉन रेसिडेंट भी ले सकता है आईटीआर 2 को। मतलब अगर मान लो कि एक मैं हूं, मैं ठीक है, मैं अगर नॉन रेसिडेंट हूँ, मेरी सैलरी इनकम आ रही है, मेरा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और मुझे अदर इनकम में डिविडेंड रिसीव हो रहा है, और अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूँ तो मैं किधर जाऊंगा? आईटीआर 2 के तो तरफ। आईटीआर 2 लेकिन 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 अगर आपकी इनकम 50 लाख के ऊपर जाएगी तो ही आप आईटीआर 2 की तरफ जाओगे ना। बात समझ यस। बात समझ में आ रही? अगर आपकी इनकम 50 लाख के ऊपर जाती है तो आप आईटीआर 2 की तरफ मूव करोगे। दूसरी चीज, सॉरी ये पहली थी, दूसरी चीज कि आपका जो लिमिट होता है आईटीआर 1 का वो क्या होता है ये बताओ? आईटीआर 1 का लिमिट क्या होता है? इंडिविजुअल, पहले तो इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन होना चाहिए। दूसरा उसका एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? सैलरी से होना आना चाहिए उसका पैसा। दूसरा उसका सिंगल प्रॉपर्टी होना चाहिए। उसको अदर सोर्सेज से पैसे आ सकते हैं लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी वो आउटसाइड इंडिया ओन नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसको कोई भी रेवेन्यू अदर कंट्री से नहीं मिलनी चाहिए। अगर अदर कंट्री से रेवेन्यू मिल रही है तो भी वो आईटीआर 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसको इंटरेस्ट इनकम डिपॉजिट्स पे इनकम मिल रही है कोई दिक्कत नहीं, फैमिली पेंशन मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। वेट अ मिनट गाइस, थोड़ा सा चार्जर लेके आओ। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। वापस आ जाए सारे के सारे, कैमरा ऑफ करके सब भाग जाते हैं एक बार मैं ऑफ करता हूँ तो। मैं चार्जर लाने जाता हूँ, तुम कहाँ चले जाते हो? मतलब मैं गायब हुआ सबको नींद आने लगती है ऐसा? हाँ तो हम कहाँ थे? अच्छा आईटीआर 1 में कोई कैसे नॉट एलिजिबल है, मतलब क्या क्या लिमिट है कि वो नॉट एलिजिबल होगा ये बताओ मेरे को एक बार। सर सैलरी का लिमिट अगर 50 लाख से ऊपर है आ, 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 एक आदमी, हाँ फिर से बोले। तो सैलरी का अगर उसका सैलरी 50 लाख से ऊपर है तो वो आईटीआर आईटीआर 1 के लिए अगर 50 लाख से ऊपर है तो आईटीआर 1 नहीं करेगा। और सर अगर अगर एग्रीकल्चर उसके पास इनकम हाउस एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आराम 5 लाख से ज्यादा आराम होगा, आराम से कैपिटल गेन एक एक एग्रीकल्चर करके इनकम भाइयों, एक पाँच मिनट, लाख से ऊपर है एक तो नहीं कर सकता। एक करके, लड़ना नहीं है झगड़ना नहीं है, सारे बोलोगे किसी का नहीं समझ में आएगा, एक अगर एक किसी करके। के पास एक से ज्यादा घर हो तो हाँ भाई। एक से ज्यादा हाउस अगर किसी के पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो वो मतलब आईटीआर फर्स्ट नहीं भर सकता ठीक आइटम। है, पहला। दूसरा अगर एग्रीकल्चर कैपिटल इनकम गेन भी हुआ था 5,000 सर। पर तो नहीं कर सकता। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो नहीं कर सकता। और नॉन वो रेजिडेंट तो नहीं कर अगर सकता। नॉन रेजिडेंट है तो ठीक है,
तो देखो बेसिकली क्या होता है कि ITR 1 में अगर 50 लाख से इनकम आपकी ज्यादा है तो आप ITR 1 नहीं कर सकते, है ना। लेकिन ITR 2 आप कर सकते हो अगर आपकी 50 लाख से इनकम ज्यादा है तो। एक ये डिफरेंस समझ में आया। दूसरा, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो और आपकी सारी एलिजिबिलिटी ITR 1 वाली है, फिर भी आप ITR 1 ना करके आपको कहाँ करना पड़ेगा, ITR 2 2। में। ठीक है। तीसरा, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो आप ITR 1 में डिस्क्वालीफाई हो नहीं जाते आ हो, मतलब आप एलिजिबल नहीं रहते हो। बट वहां उस केस में आप ITR 2 की तरफ आगे बढ़ जाते हो। ठीक है। और बताओ, और बताओ। ITR 1 में आपका जो इनकम है वो बिजनेस प्रोफेशन से नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस प्रोफेशन से वो इनकम आती है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। लेकिन ITR 2 में आपकी ITR 2 में भी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं होनी चाहिए। यस। ठीक है। और जो भी ITR 1 में एलिजिबल है फाइल करने के, मतलब जो बंदा ITR 1 में एलिजिबल है वो ITR 2 में नहीं घुसना चाहिए। जबरदस्ती का फॉर्म है, ऐसा नहीं कि फॉर्म है बस भर देना है। अगर आपकी क्राइटेरिया ITR 1 वाली है तो आप ITR 2 की तरफ मूव मत करो। ठीक है। क्योंकि देखो ITR 1 और 2 ना बेसिकली आपको बहुत सिमिलैरिटी दिखा रहा है। अगर तुम समझने की अभी तक हम डिफरेंसेस बात करते हैं, अगर हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो क्या बोलता है वो ITR 1 और ITR 2 कि भाई, सॉरी, ITR 2 क्या बोलता है कि आपका जो घर है वो एक से ज्यादा हो सकता है, किस केस में, ITR 2 में। लेकिन ITR 1 क्या बोलता है कि नहीं भाई, आपका घर एक ही होना चाहिए तभी आप ITR 1 में जाओगे, बोलता है ना। तो अगर मान लो मैं सैलरीड पर्सन हूँ, ठीक है, मेरी इनकम 50 लाख से कम है, मेरा एक ही घर है, तो मैं ITR 1 में जाऊँ। ओके। मेरी प्रोफेशनल इनकम आ गई या कोई बिजनेस से इनकम आ गया, मैं ना ITR 1 में जा सकता हूँ ना ITR 2 2 में में। जा सकता हूँ। ठीक। अगर मेरा घर पर दो दो घर हो गए, इनकम अभी 50 लाख से कम है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, ITR 2 ITR 2 में। ITR 2 ITR में। 2 में। अगर मान लो मुझे बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम आ रहा है तो मैं कहाँ जाऊंगा, सर ये ITR डिपेंड 2। करेगा कि कैपिटल गेन है या नहीं साथ में। अगर कैपिटल गेन है अगर मान, चलो ठीक है, अगर बिजनेस प्रोफेशन को आता है, बिजनेस प्रोफेशन आ गया तो ना तो ITR 1 ना ITR 2। अगर मेरी कैपिटल गेन है या कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, ITR 2 में। ITR 2। ITR 2 में। ITR 2 की तरफ। थर्ड Yes, sir. थिंग कि आपका अदर सोर्सेस से जो इनकम है वो तो दोनों में ही सेम है। आपका क्या है कि अदर सोर्स से भी कोई, देखो ITR 1 में सिर्फ इनकम दो ही जगह से आनी चाहिए, कहाँ से, एक सैलरी से, एक हाउस प्रॉपर्टी से। ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, यही बेसिक क्राइटेरिया है। Yes, अगर sir. यही बेसिक क्राइटेरिया को अगर हम ITR 2 में भी डालें तो फिर चलो, अब सर आपको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग एंड सॉरी यार, मेरे Morning, sir. मेरे साथ एक पंगा है। गुड मॉर्निंग सर। ठीक ठाक है ऐसे कि मैं गुड मॉर्निंग, बस उसके साथ मत करो यार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बताएं हम लोग कहाँ थे और पुलिस ने क्या क्या बताया आपको, जरा मैं उसको एक बार रिवाइज करें। सर ITR 1 सर ITR 1 और ITR 2 में डिफरेंस बताओ। और अभी मैंने क्या क्या लास्ट क्लास में कराया था भाई, ये मुझे एक बार रिमाइंड करा दीजिए। सर पैन कार्ड के बारे में बता रहे सर ये पेन हम लोग को बताया था सर, पेन नंबर से बताया था सर, वो डिजिटल बिना डिजिटल वाला सर, अच्छा, पेन वाले। डिजिटल का सिग्नेचर है। चलिए, तो हम लोग वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, और अभी हम पेन पे ही रहेंगे, अभी पेन से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि पेन में मुझे और भी काफी चीजें जो मुझे जानना है अभी। ये क्वेश्चन बहुत ही बचा हुआ था सर अभी। हाँ, तो एक चीज बताइए, पैन में पहले सबका लॉगिन बना या नहीं बना पोर्टल पे? ये सर हो Yes, गया sir. था। हो गया था। पैन कार्ड बनाने में जो आधार बेस पैन था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। आधार बेस पैन कार्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। चलिए, मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पहले शेयर कर दूं। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलिए, हम अब अपने पॉइंट, स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर दिख रहा है।
यार लास्ट क्लास में अगर याद हो तो मैंने कहा था कि पैन कार्ड आधार बेस्ड जो कि इमीडिएट बन जाएगा, राइट? अब क्वेश्चन ये है, मेरे पास पैन कार्ड आधार है ही नहीं, तो क्या करें? पहला क्वेश्चन। दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी ने आधार बेस्ड पैन बनाया था या नहीं बनाया था, याद है किसी ने बनाया था? सर बना था सर। बना था। उसमें अगर याद रखिएगा, आधार बेस्ड पैन पे सिग्नेचर नहीं होता है, हाँ सर। ये सिग्नेचर वाला बताया था सर। बिना सिग्नेचर के होता है। अब भाई पार्टी कह रही है कि नहीं भैया मुझे सिग्नेचर वाला चाहिए, तो इस केस में क्या होगा कि आपका ये वाला तो हो नहीं पाएगा भाई, आधार वाला तो हो नहीं पाएगा। यस सर। हाँ भाई, वो तो हो नहीं पाएगा। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? चलिए दूसरा ऑप्शन देखें। दूसरा ऑप्शन होता है, फॉर्म होता है फॉर्म 49A। अभी याद नहीं रखना, अभी गूगल पे मैं जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ पैन अप्लाई ऑनलाइन। चलिए पहले ऑनलाइन देखते हैं, फिर ऑफलाइन भी देखेंगे। 3 तरीके से पैन बनाएंगे, ऑफलाइन, ऑनलाइन और एक ओटीपी, आधार बेस्ड ओटीपी। तो भाई आधार वाला तो मामला हो गया खत्म, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। नहीं सर। नो सर। नहीं है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इंडिया में 2 कंपनी है जो कि पैन कार्ड बनाती है, उसके पास बनाने के लाइसेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी बना लेगी, मैं बना लूंगा, आप बना लेंगे, ऐसा नहीं। बनाने के लाइसेंस है 2 के पास, एक का नाम है एनएसडी और एक का नाम है यूटीआई टीएसएल। देखिए दोनों आ रहा है यहाँ पे, आप इस 2 ही साइट से पैन बना सकते हैं। गूगल पे लिखोगे अपने आप आ जाएगा। हम हमेशा एनएसडीएल पे जाएंगे, ये भारत सरकार की एक सब्सिडरी। अगर आप देखें एनएसडीएल आ रहा है, ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन। मुझे नहीं पता है क्या है, एक बार ओपन करके पहले देखते हैं कि क्या है। गड़बड़ होगा तो वापस आएंगे, लेट्स सी। अब देखिए मैंने क्या लिखा था गूगल पे, ऑनलाइन पैन अप्लाई। एक था कि मैं पोर्टल पे जाता, इनकम टैक्स के, यस, इनकम टैक्स आधार लॉगिन पे से बताया था सर। खटाक से बना लूंगा, 2 से 4 मिनट बन जाए। अब ये दूसरा तरीका है पैन बनाने का, जरा इसको भी देख ले भाई क्या तरीका है। एज पर द आईटीडी गाइडलाइन, आईटीडी का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गाइडलाइन, रिक्वेस्ट ए न्यू पैन कार्ड एंड चेंज करेक्शन पैन कार्ड। यानी कि दोनों चीजें यहाँ पे होगा, न्यू भी होगा, करेक्शन भी होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि कभी भी पैन दोबारा नहीं बनेगा अगर आपके पास एक बार बन गया, राइट? यस सर। कुछ भी होगा मॉडिफिकेशन होगा या करेक्शन होगा, नया नहीं होगा। पैन नंबर कभी चेंज नहीं होगा आपका। इसमें किसी को कंफ्यूजन? नो सर। ये चलिए तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है सर। यस, परमानेंट अकाउंट नंबर। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 272 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, पेनल्टी 10,000 रुपीज कैन बी लेव्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द मोर देन 1 पैन। अगर भाई एक से ज्यादा होगा तो 10,000 की पेनल्टी भी है। ये अगर आपको याद हो तो वहां पे भी आ रहा था जब हम अप्लाई कर रहे यस थे, सर। यानी कि यस आप सर। नहीं होगा। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन, है ना? और कंटिन्यू एप्लीकेशन, ये क्या है भाई? दोनों चीजों को पहले समझते हैं। जब आप फॉर्म भर दीजिएगा और जब इस पेज पे आएगा तो यहां से स्टार्ट होगा, तो अभी आपके किसी काम का नहीं है। हम अप्लाई न्यू पैन करेंगे, इसका तरीका देखेंगे, न्यू पैन कैसे अप्लाई होगा। चलिए जी, अब जरा देखें पहला ऑप्शन क्या है, एप्लीकेशन टाइप। चलिए देखते हैं, और कैटेगरी। दो चीज बोला भाई, एप्लीकेशन टाइप पहले बताओ क्या है वो भी देखते हैं, और कैटेगरी क्या है वो भी बताइए मुझे। चलिए दोनों देखते हैं। अब एप्लीकेशन टाइप, अब देखिए आपके पास पैन में इतने ऑप्शन है भाई, अभी की और नया इंफॉर्मेशन मिल गया। न्यू पैन फॉर इंडियन सिटीजन, फॉर्म नंबर पढ़ के बताइए क्या है? 49A। 49A सर। 49AA। और फॉरेन सिटीजन के लिए क्या है? 49 49 डबल ए।
हम फॉरेन का नहीं सीखेंगे क्योंकि कभी आपको वो मिलेगा नहीं, ठीक है। और फॉरेन के बनाने में थोड़ा मामला अलग तरीके से होता है, मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा, और कभी भी अगर आपको लाइफ में जरूरत पड़े तो आप हमें पिंग करिए, हम आपको बता दें, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स तरीका होता है, अलग तरीके से बनता है। तीसरा क्या है, चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन, रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड। भैया आप रीप्रिंट भी करा सकते हैं, जो जो बार बार आ रहा था कि सॉफ्ट कॉपी में है, हार्ड कॉपी कैसे होगा, तो आप यहाँ से रीप्रिंट भी करा सकते हैं। यानी ऑनलाइन में 3 ऑप्शन यहाँ पे आ गए। पहला, इंडियन सिटीजन, हम और आप। फॉरेन सिटीजन जो बाहर रहता है वो बनाना चाहता है। तीसरा, कोई भी मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट पैन नंबर। पैन नंबर छोड़ के आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपना नाम आज कहूँ कि नरेंद्र मोदी हो जाए तो नहीं होगा, डॉक्यूमेंट मांगेगा कि भाई डॉक्यूमेंट तो दिखाइए, अपलोड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक कि ये अप्लाई 3 चीजें हो सकती है ऑनलाइन यहाँ से। वहां पे ये सब ऑप्शन नहीं था, अगर आपको याद हो तो, राइट। वहां पे केवल केवल आधार डालना था और आगे बढ़ना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम जरा, हम चलेंगे न्यू पैन। अब देखो कैटेगरी पूछ रहा है, इसको यहीं पे एक बार हम पढ़ लेते हैं, जरा समझ लेते हैं। जहां जहां जरूरत आएगा वहीं पे ये सब चीजें समझ लेंगे। क्या है भाई इंडिविजुअल का मतलब, क्या होगा इंडिविजुअल, कोई समझाएगा? ये सर अकेला व्यक्ति सर, हम और सिंगल आप, सिंगल पर्सन। हम और आप, मैं भी इंडिविजुअल, आप भी इंडिविजुअल है। यस सर। इंडिविजुअल का मतलब कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल है। मैं, आप, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपकी बहन, आपके चाचा, नाना, काका, दादा, कोई भी, सब इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल में किसी अब इंडिविजुअल में ये नहीं कि स्त्री और पुरुष, कोई भी। इंडिविजुअल का मतलब आप, आपकी बहन, आपकी दीदी, आपका पापा, आपके मम्मा, आपके दादा, नाना, कोई भी, सब हम इंडिविजुअल व्यक्ति हम लोग। इंडिविजुअल का मतलब हम और आप। दूसरा कह रहा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये जो कैटेगरी है ना, इनकम टैक्स में इतने ही तरह के लीगल व्यक्ति होते हैं, तो हम आज एक लीगल एंटिटी भी पढ़ेंगे यहीं पे। जहां जहां हमें टॉपिक मिलेगा काम का, हम वहां समझते चलेंगे, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का कोई हिंदी मुझे समझा सकता है? हिंदी खाली बताओ। उस पर्सन से जुड़ा हुआ। सॉरी भाई, सर उस पर्सन से जुड़ा हुआ। ना। सर लोगों का समूह। यस, किसने बोला? शायद। ओके। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का पहले हिंदी क्या हुआ? लोगों का समूह। एकदम परफेक्ट बोला इसने। भाई एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? भाई लोग कहते नहीं कि देखो एसोसिएशन बना के नेतागिरी कर रहा है। सिनेमा देखते हो, सिनेमा में हमेशा डायलॉग रहता है, देखो नेतागिरी कर रहा है, एसोसिएशन बना के नेतागिरी कर रहा है, यूनियन बाजी कर रहा है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है एक से अधिक व्यक्तियों का एसोसिएशन। जब एक से अधिक व्यक्ति मिलके कोई चीज फॉर्म करे, उसको एसोसिएशन पर्सन बोले। हम बहुत लीगल टेक्निकल चीजों में नहीं जा रहे। उसी तरह से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसको सबसे लास्ट में करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम सबसे बाद में करेंगे, इसको अभी होल्ड करते हैं। जो आसान आसान है पहले उसको देखते हैं। ट्रस्ट, रोज सुनते हो ट्रस्ट? यस सर, एनजीओ टाइप का हो गया सर ना। और बताओ, और एनजीओ का मतलब क्या होता है? अच्छा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सॉरी सॉरी, ठीक है। और कोई? सर नॉन गवर्नमेंट कंपनी जिनका मोटिव ना पैसा ना कमाना नहीं ना होता। ना, एनजीओ का मतलब बोलो पहले।
नॉन प्रॉफिट कंपनी नहीं होती। एनजीओ का मतलब क्या है? एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ? अगल बगल ट्रस्ट नहीं देखते हो यार? मंदिर जाते हो या मस्जिद को जाता है, मंदिर मस्जिद कहीं जाते होगे, वहां डोनेशन के लिए ट्रस्ट होता है। ये सर जो चंदा बाहर वगैरह जाते देता है हो सर। वहां दिखता है बहुत से ट्रस्ट। स्कूल सर भी ट्रस्ट पे चलते हैं। सॉरी? स्कूल सर, बहुत से स्कूल भी ट्रस्ट पे चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? लोगों को हेल्प करना सर। कुछ हद तक। और? वॉलंटरी ग्रुप कह सकते हैं। सॉरी? सर जो किसी वॉलंटरी ग्रुप। ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कोई मतलब एसोसिएशन बना दी जाती है, उसको ट्रस्ट बोलते हैं। कमेटी बना दी जो किसी। कुछ हद तक, कुछ हद तक। सर एक संस्था के तौर पे काम करती है। और कुछ? कुछ हद तक। और कुछ? यार तुम लोग, मैं इसलिए तुमसे बार बार पूछ रहा हूँ ना कि आप रोज ये सब चीज देखते हैं, आप कभी सोचते नहीं कि है क्या? सर जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना, हाँ, वैसा बनता है कोऑपरेटिव सर। होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव क्या करता है? अभी आएगा कोऑपरेटिव का भी। क्या होता है कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव। अच्छी बात है। कोऑपरेटिव बता मुझे थोड़ा। यार तुम लोग देखो, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ ना कि जब तक आप नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि अगल बगल ये सब चीजें देखते हैं, जो चीज अगल बगल देखते हैं, जब आप उसको बोलेंगे तो वो क्या होगा कि आपको और समझ में आएगा, आप उससे कनेक्ट हो पाइएगा। मैं इसलिए वर्ड पूछ रहा हूँ। अच्छा, कोऑपरेटिव अगल बगल देखते हैं? यस हम्म, क्या होता है कोऑपरेटिव? सर ये सहायता करना, ठीक है। ट्रस्ट का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट एनजीओ, जो बोले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहली चीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट एक तरह की संस्था है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। कोई मुझे इस लाइन का और कुछ मुझे बता सकता है कि मैंने क्या कहा? अच्छा, बीसीसीआई का मतलब कोई बताएगा? इसमें सट्टेबाजी कौन कौन करता है पहले ये बताओ, फिर मैं आऊंगा। ड्रीम 11 वाला खिलाड़ी कौन कौन है इसमें? मैं उससे फिर लीगल एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अब ये मत कहना कि नहीं सर हम तो यूज ही नहीं करते। अरे भाई यार, फालतू की बातें ना करो। अच्छा, जो ड्रीम 11 यूज करता है उसमें बीसीसीआई का नाम सुना है? क्योंकि वो फिर बीसीसीआई का नाम सुना होगा। यस सर। मुझे कोई बताएगा बीसीसीआई क्या है? अभी आपने सोचा है? सर ये एक ट्रस्ट है। चलो कुछ हद तक। और कुछ? सर एक लोगों का बोर्ड है। एक मिनट, एक मिनट उज्जवल, क्या 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 किसने बोला? ठीक है, और कोई? यार रोज बीसीसीआई सुनते हो तुम लोग, पेपर में पढ़ते हो, कभी सोचा नहीं कि यस सर, ये बीसीसीआई? एक बोर्ड है इंडिया सर। को सर क्रिकेट को चलाने वाला एक बोर्ड है। वो तो हम भी समझ गए भाई, वो तो पेपर में यही लिखा रहता है। मैं लीगल एंटिटी की बात कर रहा हूँ। वो तो मुझे पता है क्रिकेट वही ऑपरेट करता है। सबसे रिच संस्था है, दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट का बोर्ड है, ये सब हमको पता है। हम वो ना पूछ रहे हैं भाई, हम ये पूछ रहे हैं बीसीसीआई का लीगल एंटिटी क्या है? मैंने अभी एक शब्द बोला, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। ट्रस्ट का मतलब होता है जिसका मोटिवेशन, जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं हो। मैंने ये शब्द बोला, लीगल वर्ड है। यस सर। यानी कोई भी ऐसी संस्था जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ट्रस्ट भी उसी में से एक फॉर्मेट है। अब आते हैं बीसीसीआई। अभी भी हम बीसीसीआई पे फंसे पड़े हैं भाई। थोड़ा उस पर अगर आप लोग ज्ञान देते हो, इतना पेपर पढ़ते हो, इतना टीवी देखते हो, इतना न्यूज देखते हो, इतना क्रिकेट देखते हो, जो उसका बाप है उसके ही के बारे में पता नहीं है कि भैया इसका मामला क्या है? रोज रवीश कुमार का देते हैं कि उसका बेटा उसका चेयरमैन है बीसीसीआई का, सुबह से शाम सब लोग भूख रहा है। हमें यही नहीं पता कि बीसीसीआई है क्या भाई।
बीसीसीआई के है क्या? बीसीसीआई सेक्शन 8 कंपनी है। क्या है? एक सेक्शन होता है जो आप कंपनी एक्ट में पढ़िएगा, सेक्शन 8 कंपनी। यस सर, सोशल वेलफेयर सर। यस, सेक्शन 8 कंपनी भी लाइक ए ट्रस्ट है। नहीं यस सर। मतलब मैं गलत वर्ड बोला हूं, लेकिन मैं समझाने के लिए वर्ड बोला हूं। बीसीसीआई सेक्शन 8 कंपनी है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसका काम क्रिकेट को बढ़ावा देना है। वो भी एक तरह का ट्रस्ट ही है, अगर आप लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ट्रस्ट क्या है? हम वापस ट्रस्ट पे आते हैं, बीसीसीआई समझा दिया। उसी तरह से जितने फेडरेशन है भाई, वो सारे सेक्शन 8 कंपनी है ज्यादातर, इसीलिए उनके प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं होते हैं। उनके प्रॉफिट टैक्सेबल, वो टैक्स फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, समझ लो। जो कमाया सब फ्री। इसीलिए उसकी लड़ाई बहुत खूनी लड़ाई है भाई। सब उसके चेयरमैन बनने के चक्कर और मेंबर बनने के चक्कर में रहते हैं। कहा जाता है 80-90 हजार करोड़ पड़े हुए उसके अकाउंट में, जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो जो बोर्ड मेंबर होगा वो तो मलाई खाएगा ना भाई। जी यस सर। इसलिए बीसीसीआई बहुत काम का संस्था है। भगवान करे इसमें से भी कोई मेंबर बन जाए, वो राजा हो जाए। चलिए, ट्रस्ट जितना धार्मिक संस्था है वो सब ट्रस्ट है। और एक और बात बताओ, ज्यादातर कॉलेज हाँ ज्यादातर कॉलेज हाँ, आज समझिएगा भाई, ट्रस्ट फॉर्मेट में चलता है। कभी ध्यान दिया आपने? ज्यादातर कॉलेजेस, ध्यान से सुनिएगा भाई, ये सब बड़ा टेक्निकल बात बता रहा हूँ। ज्यादातर कॉलेजेस परमात्मा में ट्रस्ट बोल रहे हैं फॉर्मेट। निशा की का आदित्य यार माइक माइक म्यूट कर ले भाई प्लीज। राजू आए आदित्य नहीं। एक सेकंड, मैं म्यूट कर रहा हूँ भाई, एक सेकंड। हाँ। ज्यादातर कॉलेजेस, स्कूल ट्रस्ट या सोसाइटी के फॉर्मेट में चलते हैं। इसका कोई रीजन बताएगा? ये ध्यान दिया है कभी? टैक्स अवॉइड करने का सर, टैक्स को टैक्स नहीं देना चाहते। वो कहते हैं हम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं भाई, हम कुछ कर थोड़ी रहे, पूरा पूरा गेम ही कमाने का है। लेकिन वो क्लेम क्या करता है? कहता है हम तो भाई, ये सब जगह पॉसिबल है, एजुकेशन में होता है। तो कहता है हम ट्रस्ट चला रहे हैं और हमारा काम क्या है कि सबके वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। अब पढ़ने के लिए भाई थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। अब थोड़ा पैसा में क्या होता है बताने की जरूरत नहीं, बट उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपने आप को सोशल से जोड़ के टैक्स फ्री हो जाना। ये जनरली कॉलेजेस के केस में होता है। अमेठी उमेठी जाइएगा तो सब ट्रस्ट है भाई, सब ट्रस्ट है, ये सब ट्रस्ट में चल रहा है या सोसाइटी में चल रहा है। स्कूल तो सारा सब सोसाइटी में चल रहा है। ठीक है, तो ट्रस्ट हो गया। इसके बाद आते हैं लिमिटेड। ये सब पढ़िएगा, जब कंपनी एक्ट पढ़िएगा ना तो वहां पे बहुत डिटेल पढ़िएगा ये सब। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पहले हिंदी समझाइए कोई, फिर आगे बढ़े। हिंदी समझा दीजिए मुझे। सर ये कैसा पार्टनरशिप? मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी एक लीगल बॉडी है जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर से इनकॉर्पोरेट होती है। इसमें मैं आपको डिफरेंसेस भी समझा रहा हूं। इसमें और पार्टनरशिप फॉर्म में क्या फर्क है? पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है पहले वो समझ लें। पार्टनरशिप फॉर्म होता है जब आप कोई भी व्यक्ति किसी के साथ मिलके कोई व्यापार करता है, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं आदित्य के साथ कोई काम करने लगूं और हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया कि चलो पार्टनरशिप पे काम करते, बहुत कॉमन है इंडिया में। उसमें पंगा क्या है कि कल को अगर नुकसान हुआ तो आपकी पर्सनल एसेट को बेचा जा सकता है उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए। पार्टनरशिप फॉर्म जो होते हैं, अगल बगल आप देखते हो ना, दो लोग मिलके कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, कोई बालू का काम कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई सप्लाई का काम कर रहा है, ये अगल बगल दिखाई देता है या नहीं देता है? यस सर।
दिखाई देता है ना, देखना कि दो दोस्त मिलकर काम कर रहे होंगे, उसको पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। उसमें कुछ नहीं होता, एक पार्टनरशिप डीड बनता है और स्टार्ट हो जाता है। बहुत सबसे सस्ता काम करने का तरीका है। उसी फॉर्मेट को गवर्नमेंट ने और नेक्स्ट लेवल लेके गया, जिसको बोला लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहां पे क्या किया, ये भी एक से ज्यादा व्यक्ति मिलके बना सकते हैं, बट लीगली इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेशन में खर्चा होता है। लेकिन इसका ब्यूटी यह है कि कल को कोई नुकसान होगा तो आपके पर्सनल एसेट को नहीं छुआ जाएगा, बशर्ते आपने फ्रॉड नहीं किया। अगर आपने फ्रॉड किया है तब आपके पर्सनल एसेट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। भाई व्यापार किया, नुकसान हो गया, कुछ नहीं हो, ठीक है। उसके नीचे फॉर्म है, उसका मतलब ही था पार्टनरशिप फॉर्म। ये फॉर्म का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, पार्टनरशिप फॉर्म। एक से अधिक व्यक्ति मिलकर जब कोई व्यापार करते हैं, व्यापार बोला मैंने, बिजनेस, तो पार्टनरशिप फॉर्म होता है। गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट। उसी तरह से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक लॉ है जिसको HUF बोलते हैं, एक लीगल एंटिटी होता है। कोई भी व्यक्ति ये बना सकता है, ये टैक्स प्लानिंग के लिए बनता है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब कंपनीज, उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। क्यों? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे रिलायंस है, हीरो है, टाटा ग्रुप, सब सब एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल का मतलब उनकी एक लीगल आइडेंटिटी है। आप उस पर केस कर सकते हैं, जैसे मैं आप पे कोई दिक्कत है तो मैं केस करूंगा, तो मैं रिलायंस पे भी केस कर सकता हूँ। वो एक लीगल एंटिटी है, उसका एक लीगल वर्चस्व। लोकल अथॉरिटी, जैसे बिहार गवर्नमेंट के, आप किसी छोटे शहर में जाइए तो म्यूनिसिपैलिटी है, वो लोकल अथॉरिटी। ये इतने ही टाइप इनकम टैक्स में कैटेगरी है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं मिल सकता। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि पैन के फॉर्म में ये आता है, और ये सारा डिटेल आप पढ़िएगा, आगे भी पढ़िएगा, प्लस कंपनी एक्ट में काफी कुछ पढ़िएगा। कंपनी हम में यहाँ सब पढ़े हुए हैं सर। हम लोग इंडिविजुअल, बहुत बढ़िया, इंडिविजुअल का पैन बना रहे हैं। आप जिसका चाहे उसका पैन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, इतने चीजों का आप पैन बना सकते हैं। अभी हम बात करें इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल में श्री, श्रीमती, कुमारी कुछ भी लगा सकते हैं, जो उसका टाइटल हो देख के आप लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अपना पैन बना रहा हूं, तो मैंने श्री लगा दिया, लास्ट नेम था कुमार, फर्स्ट नेम था हिमांशु। मिडिल नेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेट्स सपोज मेरा नाम था हिमांशु कुमार सिंह, तब मेरा होता सिंह कुमार। कोई कंफ्यूजन? 3 वर्ड का भी नाम हो सकता है, 2 वर्ड का भी हो सकता है, 4 वर्ड का भी हो सकता है। अगर 4 वर्ड होता तो हम लास्ट वाले में दोनों नाम डाल देते, लास्ट के 2 वर्ड। अब मेरा नाम होता केवल हिमांशु, तो मैं क्या करता? सिर्फ फर्स्ट नेम पे डाल दो सर। भाई एक बार देखो उसमें, थोड़ा सा पढ़ लो। सिर्फ सरनेम डाल दो सर, है सिर्फ सरनेम आप पे डाल पढ़ दो। के सोच के बताओ। मैंने क्वेश्चन किया कि मेरा नाम केवल हिमांशु ही है ऑन पेपर, मेरा पैन कैसे अप्लाई होगा, किस में डालूं? सिर्फ क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, फिर से बोलिए तो। ये है, सरनेम में सर। एक मिनट, सिर्फ तुम्हारा लास्ट। नाम भाई, 1 मिनट, जिसका क्वेश्चन था उसी से बात करता है, मोनू कुमार, राइट? यस सर। मैंने आपका नाम 1 मिनट के लिए चेंज कर दिया, मोनू। अब आपका यस नाम सर। मोनू है ऑन यस सर। पेपर, पेपर पे आपका नाम मोनू ही आ रहा है। यस सर। मेरा क्वेश्चन ये था, अगर किसी व्यक्ति का एक ही वर्ड का नाम हो, जैसे आपका नाम मोनू कुमार है तो मैंने कुमार गायब कर दिया 1 मिनट के लिए, आपका नाम अभी केवल मोनू है, आप यस सर। लास्ट नेम। बनने में डालेंगे। लास्ट में किसने बोला और क्यों? रीजन बताओ भाई, मुझे मुझे लॉजिक समझाओ। सर केवल वहां पर वो मैंडेटरी है, सिर्फ लास्ट। मैंडेटरी तो लास्ट नेम ही है सर इसमें, इसलिए। बाकी देखो नेम तो एकदम मैंडेटरी परफेक्ट नहीं। बोला, जिसने भी पकड़ा है यही पकड़ना था। ये देखिए रेड मार्क है एक यहाँ। सेमेस्टर में लिखा हुआ है सर, और लास्ट नेम यही लिखा है सर। नहीं, ये रेड मार्क है भाई, ये इसमें तो डालना ही डालना है। यहाँ कहीं रेड मार्क नहीं है, देखिए। रेड मार्क का मतलब होता है, ये देखिए छोटा जरूरी है। सा लगा हुआ है, मैंडेटरी होता है सर। जरूरी नहीं, मैंडेटरी है भाई, इसमें डालना ही डालना है आपको। इसमें नहीं डालिएगा तो आप आगे ही नहीं बढ़िएगा। इट मीन्स कि अगर मेरा यस एक सर। शब्द का नाम हुआ तो मुझे लास्ट नेम में ही डालना।
मोनू है तो केवल मोनू यही डालो। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। मेरा नाम था हिमांशु कुमार शर्मा सिंह। 1 मिनट के लिए 4 वर्ड हो गए। यस सर। उस केस में आप जो लास्ट के 2 वर्ड हैं शर्मा और सिंह, हम यहीं पे डाल देंगे। इसी में लिखा है सर। शर्मा सिंह। आजकल नया चला है कि लोग अपने हस्बैंड का नाम ऐड कर लेते हैं। तो जैसे मेरा नाम हिमांशु कुमार था, उसका नाम हो सकता था कि सुनीता कुमारी सिंह हिमांशु। पॉसिबल है। फिर क्या करिए भाई, आपको मैं कॉम्प्लेक्स बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जैसे आप सोच रहे हैं कि केवल मोनू कुमार ही आएंगे। आपको नाम हो सकता है बहुत अटपटा मिल जाए, तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि नाम डालेंगे कैसे। मैंने सारे कॉम्बिनेशन समझा दिए। 1 वर्ड का भी होगा तो क्या होगा, 3 वर्ड का होगा तो क्या होगा, 2 वर्ड का होगा तो क्या होगा, 4 वर्ड का होगा या 5 वर्ड का हो कैसे होगा। कहीं कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पहले बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। सर जी भाई। सर 2 नाम रहा सर, कुमार लग रहा और लास्ट में शर्मा सिंह लग रहा, तो सर कैसे लिखेंगे? पूरा नाम बताओ, तुमने क्या बोला? सर इसके स्टार्टिंग में सर 2 को सर नाम लिखा रहेगा सर, आप फर्स्ट नेम लिखे हैं सर, हाँ, जैसे कि तुम्हारा तो नाम अभी उसके बाद 1 मिनट। यस तुम्हारा नाम है मोनू कुमार सिंह मोदी। यस 4 वर्ड हो गया। यस सर। चलो उसी नाम को लिखते हैं, मोनू। देखो फर्स्ट नेम तो तुम्हारा मोनू है, यस सर। सेकंड नेम तुम्हारा मिडिल नेम कुमार है। यस सर। तुम यहाँ पे चाहो तो सिंह भी डाल सकते थे और मोदी लास्ट वर्ड कर सकते थे। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं सिंह को यहां ना लेके, क्योंकि टाइटल है, हम लास्ट में लेके चले जाए। अगर केवल मेरा एक ही नाम रहता तो भाई मोनू जी यहाँ आ जाते, बाकी सारा जगह गायब हो जाएगा। भाई तुम्हारा एक ही वर्ड है, एक ही शब्द का नाम है। सारे कॉम्बिनेशन मैंने समझा दिए भाई। अब ये नहीं कहना कि वो कॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा, मैंने सारे कॉम्बिनेशन समझा दिए। सर इनकम टैक्स में लास्ट नेम को ही क्यों मैंडेटरी किया, फर्स्ट नेम को क्यों अब नहीं यार किया? इसका कोई लॉजिक मुझे भी नहीं पता। अब उसने क्यों किया ये कहना बहुत मुश्किल है। और अभी बीच में कुछ अमेंडमेंट आए थे कि आपका एक शब्द का नाम ही नहीं हो सकता है, नहीं फिर उसको विड्रॉ कर लिया गया था। उससे ना पासपोर्ट, एक शब्द में तुमको देखो बहुत पंगा आएगा। कहाँ? पासपोर्ट बनवाने में तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। पासपोर्ट में 2 वर्ड मैंडेटरी होते हैं भाई, फर्स्ट और लास्ट। तो जिसका भी एक वर्ड का नाम हो उसको हमेशा ज्ञान दे दीजिए कि सर 2 शब्द का नाम बनवाइए, नहीं तो पासपोर्ट नहीं बनेगा आपका। इवन फ्लाइट जब बुक करिएगा, फ्लाइट में दोनों वर्ड लिखना पड़ता है। तो पता है क्या करना पड़ता है, जो नाम पहला होगा वो लास्ट में भी लिखना पड़ता है, जैसे मोनू मोनू। लेकिन अगर इंटरनेशनल हुआ तो आपको चेकिंग ही नहीं करने देगा, वहीं रोक लेगा। क्यों? क्योंकि आपके पासपोर्ट पे केवल मोनू लिखा होगा या आपके जो भी डॉक्यूमेंट है। अब पासपोर्ट बनने में 2 शब्द रिक्वायर्ड है। पासपोर्ट बनाने में 2 शब्द रिक्वायर्ड मैंडेटरी है। तो सर ऐसे हमेशा मतलब दो किसी का अगर शब्द। सिंगल तो फिर तो पासपोर्ट बनेगा ही नहीं। भाई उसको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट चेंज होंगे। इसलिए हमेशा 2 नाम होना चाहिए, 2 शब्द होने चाहिए आपके नाम में। आप ना आज ही क्या करिएगा, टिकट बुक करिएगा फ्लाइट का, ऐसे ही जाके पोर्टल पे वो देखिएगा फर्स्ट और लास्ट नेम मांगेगा आपसे। तो ये सब पंगे हैं, तो कभी भी एक नाम ना हो तो बेटर है। जिसका भी है उसको समझाइए कि एक नेम में दिक्कत है। तो मैंने अपना डाला है कुमार हिमांशु, ठीक है। उसी तरह से मैंने डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ वो डालना है जो डॉक्यूमेंट पे है। ये नहीं कि आप कुछ भी मन करे डाल दीजिए, नहीं जी। मेरा ऑन पेपर है 02051982, यही डालिएगा। क्यों? क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट लगाना है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए।
तो आप वही डॉक्यूमेंट लगाएंगे जो आपके पास अवेलेबल है। ईमेल आईडी आप कुछ भी डाल दीजिए, जो भी आपका, क्योंकि ये मेल अभी जाएगा। तो मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया और एक फोन नंबर अपना डाल दिया। खाली और यहाँ पे मैंने कंफर्म किया, ठीक है। यहाँ जी जो टर्म एंड कंडीशन में यूज कर रहा हूँ, यहाँ भी मैंने क्लिक किया कि आई एम नॉट रोबोट, और मैंने सबमिट कर दिया। अब ये देखिए सबमिट हो गया, मेरे पास एक टोकन आ गया, मेल आ गया। अब मैं कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से क्लिक करूंगा। अभी आपको मैं मेल भी दिखा दूं पहले एक बार। स्टॉप शेयरिंग, एक सेकेंड। मेरे मेल पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि एक मेल आया होगा गवर्नमेंट से। ये देखिए, एक सेकेंड, ये मेरा मेल है, ये देखिए ये आ गया। डियर सर थैंक यू। मैं अभी आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि मेरा पेन ऑलरेडी है, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अप्लाई नहीं करूंगा। तो ये देखिए वहां से आ गया NSDL। चलिए मैं इसको भी डिलीट करके मैं वापस चल रहा हूँ अपने फॉर्म पे। यहाँ पे कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास, सबमिट थ्रू eKYC एंड e-साइन। सबमिट, देखिए जरा एक बार पढ़ते चलिएगा, जहां इशू है मुझे बताइएगा। सबमिट eKYC विथ e-साइन, सबमिट स्कैन थ्रू e-साइन, फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। 3 ऑप्शन है। कह रहा भाई कि eKYC भी कर देंगे आपका। eKYC कैसे होता है भाई? डिजिटल लॉकर से ये सब कुछ कर देगा, ठीक है। दूसरा सबमिट थ्रू e-साइन, भाई वो भी एक ऑप्शन है कि भाई e-साइन लगा के आप सारी चीजें कर लीजिए। और तीसरा कह रहा है कि भाई आप फिजिकली भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम चलेंगे सेकेंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ये पेपरलेस है, ये पेपरलेस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि फिर उसमें यही पंगा आएगा सिग्नेचर का। हम चलेंगे सेकेंड वाले ऑप्शन से। चलिए यहां से ई-साइन, इसके चार्जेस हैं, चलिए जो भी है इंपॉर्टेंट। मैं आगे बढ़ता हूँ। यस फी अप्लीकेबल, नॉट फी अप्लीकेबल वाला चला जाएगा, वही वाला जो पहले होता था। अब कह रहे हैं कि भाई पहले आधार का 4 डिजिट नंबर बताइए यहाँ पे, ठीक है। ठीक है भैया, देखते हैं वो भी बताते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया मेरा, और सारी इंफॉर्मेशन मैं भरूंगा। आइए, मुझे आधार अपना याद नहीं है, मैं 1 मिनट आधार निकाल लूँ जरा। मेरा लास्ट का 4 डिजिट है 6120। चलिए अब कह रहा है भाई आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट डालिए। नेम एज पर आधार, मेरा आधार पे भी यही नाम है। जहाँ पे बाय डिफॉल्ट लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम ब्लैंक है, हिमांशु कुमार। अब पूछ रहा भाई पैन पे आप क्या लिखवाना चाहते हैं। अब पैन पे अगर मैं चाहूँ ना तो मैं अपने नाम को चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ कि भाई मुझे पैन पे लिख दो H कुमार, वो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना नहीं चाहिए करना। सर। क्यों भाई? मेरा सर मन है यार, आप थोड़ा वो कहते हैं ना स्टाइलिश लगेंगे पैन कार्ड में। सर सर कोई भी सर डॉक्यूमेंट्स पेपर लगाएंगे तो फोटो उसका नाम तो में नहीं करना चाहिए दिक्कत ना ही सर। आएगी। वन बाय क्या क्या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो सर 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 नाम मैच करना चाहिए ना सर पेन नंबर में सर। अगर अलग हाँ अलग से डिफरेंट रहेगा तो सर नहीं ना होगा सर कुछ। परफेक्ट बोला भाई। नाम चेंज करते आपका पैन चेंज हो जाएगा तो पैन वैलिड ही नहीं रहेगा, हर जगह दिखाने में दिक्कत आएगा। वो कहेगा H कुमार कौन है भाई, अब प्रूफ करते रहो कि हम ही हिमांशु कुमार है। तो कभी भी पैन पे दिमाग नहीं लगा, जो एक्चुअल आधार पे नेम है वही करेंगे। फिर पूछ रहा भाई अपना जेंडर बता दीजिए। 3 जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। पहले ट्रांसजेंडर नहीं था, ये ऐड हुआ है 1 साल पहले। तो तीनों ऑप्शन है, तीनों लोग अपना पैन बना सकते हैं।
मैंने यहाँ पे अपना मेल डाल दिया, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। अब यू हैव नोन बाय एनी अदर नेम, पूछ रहा है कि भाई बताइए क्या किसी और नाम से जाने जाते हैं? यस होगा या नो होगा? सर नो होगा। हमसे बिना पूछे नो करना है, नहीं तो वो नाम भी ले लेगा वो। अब मेरे घर का नाम है कुछ और, राम, तो ये नहीं कि डाल दीजिएगा, नो करना है, हमेशा नो करना है। अब चलिए आगे आइए, डिटेल सर ये ऑफ पैन। किसके लिए एप्लीकेबल होगा सर? भाई आवाज सत्यम फिर से बोलना। ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? जैसे अगर किसी को अगर डॉक्टर की डिग्री मिल जाए? तो वो डॉक्टर लगाना मैंडेटरी नहीं है भाई, पेन पे डॉक्टर नहीं लगा जाता, उसका होता है। मैं उसका भी एक किस्सा सुना ही देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, सीए है, उसका नाम था जोनू जैन। पता नहीं पिछले क्लास में भी शायद सुनाया था, ये कब अप्लीकेबल होगा। उसका नाम था जोनू जैन। वो रिलायंस के ऑडिट पे गया, तो कोई सीनियर आदमी था, बोला जोनू कौन है, कोई बच्चा है क्या? तो वो ये बात उसको खराब लग गया। और वो रैंक होल्डर था, चार्ट था सीए में, उसका रैंक होल्डर इंडिया में, बहुत टैलेंटेड लड़का था। वो वापस आया और उसने अपना नाम अनंत जैन कर लिया, जोनू जैन से। उस केस में बताना है कि प्रीवियसली कोई अगर आपका नाम था, चेंज हुआ है नाम, उसने 1 साल लगाया और लीगली उसने सारे डॉक्यूमेंट चेंज करा लिए अपने। अब उसका नाम अनंत जैन है। ये उस केस में है कि किसी ने अगर अपना नाम चेंज करवाया, नाम चेंज भी होता है लेकिन उसमें कोर्ट से अप्रूवल, बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसने 3-4 लाख रुपए खर्चे किए हैं अपने नाम चेंज कराने में, वो रिलायंस की घटना के बाद। तो आप अपना नाम चेंज करा सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, इतना आसान नहीं है। आपके सारा 10th 12th ग्रेजुएशन सब चेंज होगा, आधार पैन, कोर्ट से ऑर्डर होगा, नोटिफिकेशन निकलेगा, तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। ये उसके लिए है भाई। अदरवाइज ये केस आपको रेयर टू रेयरेस्ट मिलेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपने अगल बगल कभी किसी दोस्त का नाम नहीं सुना होगा जिसने नाम चेंज कराया। अगर कोई सुना है तो बताए। मेरा इसलिए कि अनंत जैन मेरा दोस्त था, हम लोग साथ पढ़ाई किए थे, अभी भी मिलता था हम जुनू ही बोलते, क्योंकि वो नाम हम लोग फेमिलियर ही नहीं उसके उस नाम से। हम लोग आज भी मिलते हैं तो जुनू के नाम से ही मिलते हैं, क्योंकि वो इतने सालों की दोस्ती में वही नाम ध्यान ही है उसका। उसको ये अच्छा नहीं लगता, कहीं पार्टी वार्टी में हम लोग मिले तो हाँ जोनू, उसका नाम ही जोनू है, तो वो हम लोग उस तरह से यूज टू नहीं हो पाए उस नाम से। लेकिन अब इंडस्ट्री में उसका नाम अनंत जैन है, सब लोग अनंत जैन से जानते हैं। उस केस में ऐसा ही आए, अदरवाइज नहीं। गॉट इट सत्यम? यस सर। कह रहा भाई कि आगे क्या है, आगे बढ़ते जरा। नेम ऑफ फादर, इवन मैरिड वुमेन शुड फिल फादर नेम ओनली। भैया अभी कह रहा है कि फादर का नाम बताइए, चलिए फादर नेम डालते हैं। लास्ट नेम मेरे पिताजी का है सिंह, SINGH। फर्स्ट नेम है मदन मोहन। मेरे पिताजी का नाम था मदन मोहन सिंह, मैंने वही डाला। मदर नेम ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक नया अमेंडमेंट लाया है। अब एक नया चीज चल रहा है, सिंगल मॉम का कॉन्सेप्ट भी इंडिया में भी आ गया लॉ में। अगर कोई ऐसी औरत है जिसका कोई हस्बैंड नहीं है, या वो डाइवोर्स ले चुकी है, जो भी इश्यूज हैं उसके, उसकी वजह से अगर वो चाहती है कि उसके बच्चे के पैन पे उसके पिता का नाम ना आए, ये ऑप्शन अब अवेलेबल है। यहाँ पे मदर नेम आप प्रिंट करा सकते हैं। ये भी एक्सेप्शनल केस है, हर केस में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई? बहुत जगह पैन ना आपके पिताजी के आईडी को भी वेरीफाई कराता है, मदर आईडी का वेरिफिकेशन नहीं कराता कहीं भी। जैसे बैंक अकाउंट खोलना तो पिता नेम यहीं से वेरीफाई होगा, वही पेपर फिर आपका और भी डॉक्यूमेंट में चेक किया जाएगा। तो आपको जनरली फादर नेम ही करना है, अनटिल अनलेस कस्टमर ये बात ना बोले। ये देखिए ऑप्शनल है, इसीलिए ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फादर नेम मैंडेटरी। तो हमेशा क्या करेंगे, फादर नेम ही। देखिए आप सबके प्रिंट पैन पे फादर नेम ही अगर है तो आपके पास फादर नेम ही प्रिंट होगा।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मम्मा का नाम करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रीजन मैंने बताया कि क्यों ये इंट्रोड्यूस हुआ। बाकी अगर मैं आज चाहूँ कि मैं अपने पापा का नाम हटा के मम्मी का, तो कर सकता हूँ, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका कॉल है। कोई कंफ्यूजन? अब मैं नेक्स्ट कर, नेक्स्ट 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 क्या है भाई, चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने पे पेज चेंज हो गया, ये देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन मांगा। कह रहा भाई बताइए कि आप क्या करते हैं, जरूरी नहीं कि आप कुछ करते हैं, नो इनकम, हर केस में नो इनकम डाल दीजिए, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। इसमें बहुत ऑप्शन है, बट हम नो इनकम डाल देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिपार्टमेंट। बाकी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, सैलरी फैलरी जो भी है वो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कह रहा रेसिडेंट कहाँ मंगाना है, प्लीज एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, किस एड्रेस पे करना है आपको कम्युनिकेट, कहाँ ये पैन मंगाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई रेसिडेंट एड्रेस डालिए भाई। मैंने डाल दिया, हाउस नंबर कुछ भी, 3, प्रीमाइजेस नंबर, प्रीमाइजेस, हाँ, नेम कुछ भी डाल दिया, लक्ष्मी, रोड नंबर भी डाल दिया, लक्ष्मी नगर, नगर, लोकेलिटी में भी जो आप एड्रेस डालेंगे ठीक से डालेंगे ताकि आपके पास आ पाए। ठीक है, ये नहीं हो कि आप गलत डालें। लोकेलिटी दिल्ली कर दीजिए, टाउन भी दिल्ली कर दीजिए, क्योंकि ये पैन डिलीवर होना है, इसलिए आप केयरफुली डालेंगे। इंडिया, कंट्री इंडिया है, टेरिटरी दिल्ली हो गया, पिन कोड 110092, जिप कोड यूएस बाहर के केस में होगा। ये एड्रेस आपको बहुत सही से डालना है, क्यों? क्योंकि उसी एड्रेस पे पैन आए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मेरे घर का एड्रेस ठीक नहीं है, मैं ऑफिस में मंगाना चाहूँ, ऊपर आप ऑफिस एड्रेस करेंगे, वो ऑफिस एड्रेस ले ले। ठीक है, अभी मैंने रेसिडेंट भी मंगाया, बाकी यहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस डालना पड़ेगा। कह रहा है कि भाई टेलीफोन नंबर डालिए। ठीक है जी, टेलीफोन नंबर डालते हैं, ऑलरेडी नंबर आ गया, एरिया कोड जरूरत नहीं है, ईमेल आईडी आ गया। रिप्रेजेंटेटिव नो होगा हमेशा, कभी भी यस नहीं होगा। नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये देखिए बाय डिफॉल्ट मेरा उसने रेंज एओ सब ले लिया मेरे पैन नंबर के हिसाब से। ठीक है, अब कह रहा है कि हेल्प यू टू सेलेक्ट द फॉलोइंग थिंग, कोई जरूरत नहीं है, हम कुछ ना सेलेक्ट करवाएंगे यहाँ से, हम नेक्स्ट करेंगे सीधा। अब मैं आ गया लास्ट पेज पे, मैं इस पे कुछ करूंगा नहीं। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ में इतने ही डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। क्या क्या है भाई? आइडेंटिटी साइन बाय द गजेटेड ऑफिसर, भाई कोई सर्टिफिकेट है वो। उसके अलावा मेंबर ऑफ ये सब हटाइए, एमएलए उमएलए है तो उससे कोई सर्टिफिकेट है उससे। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आर्म लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ, ये सभी आपके आईडी में चलेंगे। ये नहीं कि आप कुछ भी लगा दीजिएगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इतनी ही चीज है। आप पहला काम करिए, सबको मैं यहाँ पे भी रोक रहा हूँ, इसको आगे तब बढ़ेंगे। आप पोर्टल खोलिए, गूगल पे लिखिए और पहले यहाँ तक आइए, और कोई भरेगा नहीं, केवल चलना है, फटाफट यहाँ तक आइए आप। पोर्टल खुद से ढूंढिए और यहाँ तक आइए। हाँ जी, पोर्टल मिला या नहीं मिला सबको? चलिए बता दो। यस सर। आप लोग जरा यस सर। भरिए, अप्लाई नहीं करना है, भरिए जरा, यहाँ तक आइए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। हेलो सर। हाँ जी भाई।
सर एओ कोड पे आ गए हूँ सर। एओ कोड पे आ गया, इसमें ये पूछ रहा है एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज वो कोड। ऑटो लेगा, ऑटो लेगा, वो छोड़ दो, ऑटो लेगा। ऑटो नहीं लिया क्या? जी ऑटो नहीं उठाया, ऑटो नहीं उठाया। ऑटो। ये देखो ना, एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड जरा। एरिया कोड और ये सारी चीजें ना ऑटो लेगा। ऑटो नहीं उठाया क्या? ये देखो, ये मैं पीछे आ रहा हूँ जरा, ये देखो, ये ऑटो उठाया हुआ है मेरा। ये ऊपर देखो, एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज, एओ नंबर। हाँ सर ये सब दिखा रहा है सर। नीचे कुछ नहीं डालना है, चूज एओ कोड, कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट। अच्छा, इनमें से भी कोई सिलेक्ट नहीं करना, इंडियन कुछ सिटीजन, नहीं एनआरआई, करना, फॉरेन? कुछ नहीं। ठीक है सर। हाँ सीधा नेक्स्ट कर दे। सीधा नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया, देखिए नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। हाँ सर यहाँ तक आ गए, जहाँ तक आपने करा दिया है, यहाँ तक आ गया। वेरी गुड, फोटो डाल दो ग्रुप में यार, वेरी गुड। फोटो डाल दूँ? हाँ, कम से कम वहां पहुंच गए तो अच्छी बात है। ग्रुप में फोटो डालो। कोई दिक्कत गुरमीत? नो सर। और किसी को कोई दिक्कत है बताइए, जिसको नो जहाँ, सर। पहले वहां पहुंच जाइए भाई पहले, क्योंकि जब तक आप पहुंचेंगे नहीं ना, तब तक चीजें समझ में आएगी नहीं। सर हम डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं सर, वैलिड लिख रहा है सर। क्या डाला भाई? डेट ऑफ बर्थ, एक सेकंड रुक जा, और स्टार्टिंग में सर डाल रहे हैं सर, मैं समझ मोबाइल गया। से कर रहे हैं सर, कंप्यूटर घर पे सेंटर पे नहीं गए हैं। बात नहीं, कोई बात नहीं। देख भाई, ऐसे लिखना है डेट ऑफ बर्थ, 18 साल के ऊपर हो ना डेट ऑफ बर्थ, यस सर। ऐसे लिखना है। पहले मंथ, सॉरी, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, यस और सर। ईयर में लिखना है। कैलेंडर तो दिया हुआ था सेलेक्ट करने के लिए। हाँ, कैलेंडर भी सेलेक्ट कर लो, बाकी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर डाल दिया ग्रुप में। वेरी गुड, ठीक है। सर डेट ऑफ बर्थ ले लिया है। ले लिया? क्या गलती कर रहे थे? सर जी हम डेट डाल रहे थे सर, ये अच्छी पे नहीं करके कैलेंडर पर देख के नहीं किए थे। इसीलिए कोई बात नहीं, कोई ना, जब तक करोगे नहीं ना भाई, तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। तो वो दूसरे का करना हमेशा आसान दिखता है, खुद से करने पे ही प्रॉब्लम समझ में आता है। चलो मैं यहाँ पे बताऊँ, अब आगे बढ़ो। सर सर कंटिन्यू कीजिए। बढ़ो। अब ये पेज लास्ट पेज है, कुछ नहीं है। अब देखिए, आइडेंटिटी प्रूफ में आपको कोई ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, या बैंक सर्टिफिकेट, वो चल सकता है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो भी हो सकता है। इलेक्शन आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो आपके पास अवेलेबल है वो, तो मैंने आधार सेलेक्ट कर लिया। एड्रेस में गया, देखिए यहाँ पे लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट, डिपॉजिटरी अकाउंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट,
बैंक स्टेटमेंट, लैंडलाइन, ड्राइविंग, पासपोर्ट। इसमें आधार है कि नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं आधार ही लगा दूंगा। इसमें भी आधार है, मैं इसमें भी आधार लगा दिया। ठीक है। यहाँ आपके पास बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आपको एड्रेस प्रूफ लगाना है, मैंने आधार लगा। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए कह रहा है कि भैया देखिए क्या है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, मार्कशीट वहां से आता है, वहां पर डेट ऑफ बर्थ होता है। मेरे पास पासपोर्ट है, मैं पासपोर्ट लगा सकता हूं। तो आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा भाई, कि आपके पास क्या क्या है। आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, और तीनों गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है। अब डिक्लेरेशन कुछ नहीं होता है, हिमसेल्फ हमेशा जिसका भी बनवाइए हिमसेल्फ करिए, मतलब वो खुद कर रहा है। प्लेस जहां भी आप है वहां पे, मैं दिल्ली में हूँ। अब कह रहा है कि भैया यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, जितने आपने वहां पे बताया सारे डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड होंगे। देखिए पहला कह रहा है फोटो, दूसरा कह रहा है सिग्नेचर, तीसरा कह रहा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तीनों आपके पास सिस्टम में होना चाहिए, आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अपलोड किया फोटो के लिए, मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कोई भी एक फोटो लगा दे रहा हूँ। डेस्कटॉप पे गया और मैंने अपना फोटो उठा लिया। फिर मैं सिग्नेचर के लिए आप उसी तरह से ये अपलोड किया मैंने। लॉगिन एक्सपायर कर गया मेरा, मैं एक बार पीछे जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। मुझे सारे डेटा डालना पड़ेगा। खैर उसमें बस कुछ नहीं है, ये क्या होता है ना, सेशन एक्सपायर कर जाता है, ज्यादा देर आप छोड़ दीजिएगा ना ओपन, तो वहां पे बस अब आपको 2 और डॉक्यूमेंट ऐड करने। एक बार आप उसको क्रॉस चेक करिए, कोई सबमिट नहीं करेगा, कोई सबमिट नहीं करेगा, याद रखिएगा। जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजते हैं ना फाइल लगा के, वहां भी लगाना है, अपलोड नहीं करना है। करिए। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। और अब आपका पहला टास्क क्या है? पहला टास्क ये है कि कोई भी जो आपके जानने वाले जिसका स्पैन नहीं, आप उसके थ्रू ही अप्लाई करें। जब तक आप करिएगा नहीं ना, गलती होने से कुछ नहीं होना है, गलती होगा मॉडिफाई हो जाए, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है। अब मैं आपको एक और लगे हाथ चीज बता रहा हूँ, इसको भी खत्म ही कर रहे हैं, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। अब मैं लिख रहा हूँ, वहां पे 49A था ना, याद है आपको फॉर्म पैन? यस सर। अगर मुझे याद नहीं है तब भी मैं लिखूंगा पैन फॉर्म डाउनलोड। देखिए आ गया ऊपर ही 49A, कहीं से आप डाउनलोड करिए। एक बार देखते हैं इसको डाउनलोड करके। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड में लेके चला गया मैं इसको। आइए मैं जरा उसको ओपन कर लूँ एक बार। ये फॉर्म उसी का कॉपी है जो अभी आपने देखा है, जो ऑनलाइन देखा था हमने, एकदम उसी का एग्जैक्ट कॉपी है। ये देखिए, ये मैन्युअली भरा जाएगा, वो सॉफ्ट मतलब आप ऑनलाइन भरेंगे, ये मैन्युअली भरा जाएगा। एक बार खटाखट देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है इंडिविजुअल फोटोग्राफ,
केवल इंडिविजुअल के केस में ही फोटोग्राफ जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, साथ के साथ ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आपको भरना ही नहीं कभी भी, यहाँ वाला असेसिंग ऑफिसर हमेशा आपको ब्लैंक छोड़ देना है, वो ऑटो अपने आप लेगा जब आप अप्लाई करेंगे, तो ये आपको भरना ही नहीं। और केवल केवल ब्लैक पेन से भरना है। कैसे पेन से भरना है? ब्लैक पेन से, दूसरा कोई पेन यूज नहीं होगा भरने के लिए। यहाँ फोटो लगेगा और एक थंब इंप्रेशन लगेगा, जो आधा ऊपर होगा और आधा बाहर होगा। ऐसा लगेगा कि थोड़ा फोटो पे भी है, फोटो के बाहर भी हो। यहाँ सिग्नेचर होगा, इस बॉक्स के बाहर सिग्नेचर नहीं जाना चाहिए ब्लैक पेन से। इस 3 ऑप्शन में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। नो सर। किसी को पेन कार्ड से ही बन सकता है ना सर जी? सॉरी भाई, पेन कार्ड से ही बन सकता है ना 49 है जो है? भाई ऑनलाइन भी हमने 49 नहीं यूज किया था, ये ऑफलाइन हो गया। वो ऑनलाइन था, ये ऑफलाइन फॉर्म भर के, ओ, हाथ से भर ये के। सर इसी से हम किए थे सर, 2 महीना पहले किए बनाए थे तो। 49A है ये, हाथ से भर के हो। यस सर। ये वही चीज है जो वहां पे किया था, ये ऑफलाइन हो गया। वो ऑनलाइन था, ये ऑफलाइन हो गया। फिर फुल नेम, देखो यहाँ भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जैसे वहां भरे थे उसी तरह से यहाँ भी भरा हुआ। कह रहा है कि क्या प्रिंट कराना है, तो जो आपका नाम है वही यहाँ पे लिखिएगा, और 2 नाम के बीच में हमेशा एक स्पेस होगा। जैसे हिमांशु कुमार है तो हिमांशु और कुमार के बीच में स्पेस होगा। उसके अलावा हैव यू नो एनी अदर नेम? नो। तो .1 कुछ नहीं था, .2 कुछ नहीं था, .3 कुछ नहीं। चौथा पूछ रहा है जेंडर बताइए, मेल। फिर पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, वैसे ही यहाँ भी डेट ऑफ बर्थ मेरा 02/05, बाहर ना जाए, पेन से लिखने में नहीं जाएगा, 1982। ठीक है। डिटेल ऑफ पेरेंट यहाँ पूछा 6 पे, तो भाई फादर नेम मैंडेटरी है, तो फादर नेम डालिए आप अपना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। मदर नेम डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। जितने ऑप्शन वहां थे वही ऑप्शन यहाँ है, कोई चेंजेस नहीं किसी भी तरह का। यहाँ देखिए उसने एड्रेस पूछा, सेम वहां पे भी था, एड्रेस आप बता दीजिए किसका है। यहाँ पे उसने पूछा फादर नेम, तो क्लिक कर दिया कि हाँ जी फादर नेम प्रिंट होना है। ऑफिस एड्रेस मंगाना है तो ऑफिस एड्रेस डाल दीजिए, नहीं तो आपके घर के एड्रेस पे आएगा, वहां भी यही था। टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी वो डाल दीजिए। यहाँ पे उसने कहा कि भैया कम्युनिकेशन में क्या है, रेसिडेंस पे चाहिए या ऑफिस में चाहिए, जो टिक करिएगा वहां पे आ जाओ। टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर मैंडेटरी है, क्यों भाई, कि उससे उसे कम्युनिकेट होगा। स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट वहां भी था शुरुआत में, इंडिविजुअल। कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो डालिए, ये कंपनी के केस में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आधार नंबर आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। सोर्स ऑफ इनकम सीधा आप नो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम। रिप्रेजेंटेटिव नो, वहां भी नो था, यहाँ भी नो होगा। रिप्रेजेंटेटिव में आपको कुछ भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं डालना, किसी भी तरह का इसमें इंफॉर्मेशन नहीं डालना। रिप्रेजेंटेटिव में आरए में कुछ भी नहीं काटा, नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं डालना। उसी तरह से डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए, यहाँ पे आधार, आधार और कोई भी एक पासपोर्ट। सिग्नेचर बॉक्स के अंदर प्लेस, डेट, कैपेसिटी, इंडिविजुअल, आई एम हिमांशु कुमार। मैंने क्यों इसको फास्ट किया, इसलिए किया
कि जो इंफॉर्मेशन आपको वहां भरना था सेम इंफॉर्मेशन यहां भी भरना है। अब आपको क्या करना है, मैं ग्रुप में डाल रहा हूं इसको इसको आप मैन्युअली सब कोई प्रिंट निकाल के भरेगा। क्यों? क्योंकि उससे आपको क्लियरिटी आएगी कि भरना कैसे है। मैंने फास्ट क्यों किया? क्योंकि जब आप भरिएगा ना, तो अगर कुछ आप ऑनलाइन में मिस कर रहे हो तो आप यहाँ पे वो फिर पकड़िएगा कि गलती कहाँ हो रहा है, और आपको फाइल करके ग्रुप में डालना है। मैं यहाँ पे आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। चैट कहाँ है भाई मेरा? अब देखो 49 है, मैंने डाल दिया यहाँ पे चैट में। एक बार आप देखें सब लोग। गया? देखिए उसके अलावा ऑनलाइन वाला भी मैं लिंक डाल रहा हूँ आपको, ताकि आपको उससे भी दिक्कत ना हो। इसको कंप्लीट करना, क्यों करना? ताकि आपको समझ में आए कि पैन फॉर्म अप्लाई कैसे होगा। ये नहीं कि खाली देख लिए समझ गए। और कोशिश करिए कि अगल बगल में जिसके पास पकड़ के पेन नहीं, उसका फ्री में पेन बना दीजिए। एक पेन बना दीजिए, काम खत्म। फिर आप लाइफ लॉन्ग पेन बना दीजिए। दूसरा, अगल बगल देखिएगा, पेन बनाने के पैसे लगते, फ्री कोई पेन नहीं बनाता। देखा है आपने? कोई 100 रुपया लेता है, कोई 200 रुपया लेता है, कोई 500 रुपया लेता है, कोई 250 रुपया लेता है, कोई 99 रुपये लेता है। अगर आपने कहीं बनवाया होगा तो उससे पैसे लिए होंगे। 160 रुपया लिया था सर। हाँ तो ठीक है, मतलब 60 रुपये दिए ना तुमने? यस सर। जो आज आ, सर जो आज हम्म। आपने प्रोसेस बताया था सर, उसमें तो सर शायद 72 या 75 का चालान भी लगता है सर। 105 रुपये का चालान जाएगा भाई, सर वो चालान अलग है। वो 67 रुपये बहुत पहले लगता था, अब वो 105 रुपया हो गया। 105। शायद वही मेरे को कंफर्म नहीं था, उनका चालान लगता था उसमें। पहले 67 रुपये लगते थे, अब 105 रुपये लगते हैं। क्योंकि मैंने चालान मैंने यार बनाया था लेकिन मान लो कि कोई अर्जेंसी में आया कि भाई अर्जेंट है, उसको आधार बेस बना दिया, 5 मिनट में कर दिया, 1000 रुपये लिए उससे। खूब होता है भाई। ये तुम्हें पता है ना, जिसको नहीं पता उसको क्या पता कि कैसे बनेगा। यस सर, ये तो है। ठीक है, सर लेकिन ग्रुप में नहीं आया सर, देखो जो चैट में, लिंक आप भेजे हैं भाई यहाँ पे चैट में, चैट बॉक्स में। चैट चैट बॉक्स में देखो। ग्रुप में डाल दूं? ग्रुप में डाल देता हूँ। में डाल दीजिए। मैंने लिंक भी डाल दिया। तो अब आपका काम है कि किसी ना किसी को पकड़ के ना भाई, उसका फ्री एक बार पैन बना दो। जब तक तुम ये करोगे नहीं ना, तब तक एक्सपर्ट ना। एक ही पेन बनाना है, एक पेन बना दो, कहानी खत्म। वो उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगले पे 10 करेंगे और ITR 1 में ही जाएंगे। ITR 1 और 10। 10 हार्डली आधा घंटा 45 मिनट लगेगा। 10 नंबर क्या होता है? जो भी टैक्स किसी का जमा होता है ना, वो 10 के थ्रू होता है।
तो कैसे अप्लाई होता है, उसका प्रोसीजर और उसके डॉक्यूमेंटेशन, वो भी ऑनलाइन होता है ऑफलाइन, दो ही तरीका है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में बताएंगे, ऑफलाइन में ऐसा ही फॉर्म होता है, उसमें 3 कॉलम भरने होते हैं, बहुत आसान होता है, उससे हो जाएगा। फिर हम ITR 1 पे आ जाएंगे उसी दिन, ताकि ITR 1 से हम बेस स्टार्ट करें। पैन में किसी को कोई इशू है तो बताओ। नो सर, पैन में कोई issue नहीं। अब भाई आपका काम है कि कम से कम एक पैन किसी का पकड़ के जबरदस्ती अप्लाई करते हैं, जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती, वो एकदम जरूरी है। एक पेन केवल अप्लाई करना है आपको बस, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है भाई। अगले क्लास में ITR 1 और 10 दोनों करेंगे, ठीक है। कोई क्वेरी हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे तुरंत डाल देंगे। ओके सर। अब आपको एक अप्लाई करना ही करना, मैंडेटरी है भाई, ठीक है। ठीक है सर। चल, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।